हेलो दोस्तों, मैं अरविंद एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म पर। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम लोग बात करें तो हम लोगों ने जैसा कि इसके पहले एक लेक्चर दिया है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन का, क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिस्सा है वो, ठीक है। और उसमें एक लेक्चर आपको गिवन किया था जिसमें कि हम लोगों ने इसके पहले आईयूपीएससी नामकरण इस पर डिस्कस किया था, ठीक है। ये आपको मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, ठीक है। और मैंने कहा था कि यदि आईयूपीएससी में आपको डिटेल में पढ़ना है तो आपको इसी लेक्चर के प्लेलिस्ट में इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में चले जाइए। वहाँ पर आपको आईयूपीएससी बहुत ही डिटेल में पढ़ाई गई है। वहाँ पे 8-10 लेक्चर उसके गिवन है, आप उसमें आसानी से उसे पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे सिलेबस में थोड़ा सा हिस्सा जो है वह आइसोमेरिज्म का है, यानी क्षमाव्यवता का है, ठीक है। क्षमाव्यवता, तो पहले क्षमाव्यवता डिस्कस करेंगे, उसके बाद इस सिलेबस में थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्षमाव्यवता क्या होता है भाई? क्षमाव्यवता यानी ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक है समान और दूसरा वर्ड है अवयव, ठीक है। अवयव मतलब कि क्षमाव्यवता उस कंपाउंड के अंदर पाई जाएगी जिसमें समान प्रकार के अवयव पाए जाते हैं। तो यदि समान प्रकार के अवयव पाए जाते हैं तो ये दोनों एक दूसरे के समावयवी होंगे, हाँ। लेकिन उसके साथ साथ इसमें एक प्रॉपर्टी पाई जाएगी कि दोनों की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी डिफर होगी, ठीक है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी डिफर होगी, यानी अलग अलग होगी, डिफरेंस होगी, ठीक है। आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी हमको चैप्टर के अंदर डिस्कस करना है, तो मैं पूरा डिटेल नहीं कर रहा हूँ। इस चैप्टर के अंदर जो आएगा मैं उसकी बात करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, यदि आपको ये कहा जाए कि आप चेक करके बताइए कि सिंपल सी बात है, समाव्यवता के अंदर बात करें तो समाव्यवता एक कंपेयरिंग क्वांटिटी है, तुलनात्मक है, ठीक है। तुलना के आधार पर बात होती है। तो जैसे मान लो ए और बी दिया है, ठीक है। ए और बी दो कंपाउंड दिए हैं और तुमसे कहा जा रहा है बताओ इनमें कौन सा आइसोमेरिज्म है, ठीक है। तो आप इन दोनों के अध्ययन के बाद भी बताओगे कि इसमें ये वाला आइसोमेरिज्म है या फिर नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन, आइसोमेरिज्म की जो पहली कंडीशन है वो ये कि दोनों के अणुसूत्र पहली कंडीशन जो फुलफिल होनी चाहिए, अणुसूत्र समान होना चाहिए, अणुसूत्र समान होना चाहिए, ठीक है, समान होना चाहिए। दूसरी कंडीशन इसी के अंदर कि उसका उन दोनों कंपाउंड का आईयूपीएससी नेम, ठीक है, आईयूपीएससी नामकरण अलग अलग होना चाहिए, यानी भिन्न भिन्न होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। ये दो कंडीशन फुलफिल होगा तो हम कहेंगे आइसोमर है, ठीक है। क्या है? आइसोमर है। लेकिन कौन सा आइसोमर है ये बात हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। जैसा कि आइसोमेरिज्म की बात की जाए तो पहले तो आइसोमेरिज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। एक है आपके पास संरचनात्मक समाव्यवता और एक है त्रिविमीय समाव्यवता, ठीक है। संरचनात्मक समाव्यवता के अंदर 6 प्रकार के होते हैं और त्रिविमीय समाव्यवता के अंदर 2 प्रकार के होते हैं। टोटल आइसोमेरिज्म के जो टाइप्स होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। लेकिन आपकी जो क्लास के अंदर इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने हैं उसमें हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन केवल 3 प्रकार के आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करते हैं। कौन कौन सा सर? एक है स्थान समाव्यवता, जिसे इंग्लिश में पोजीशन आइसोमर कहते हैं, ठीक है। स्थान समाव्यवता, ठीक है, जिसे पोजीशन आइसोमर कहते हैं। दूसरा श्रृंखला समाव्यवता, श्रृंखला समाव्यवता, ठीक है। और तीसरा श्रृंखला समाव्यवता को इंग्लिश में चेन आइसोमर कहते हैं। और तीसरा प्रकाश समाव्यवता, क्या? प्रकाश समाव्यवता, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के आइसोमर आपको दिखाई देते हैं आपके इस चैप्टर के अंदर, जिसका नाम हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन है। अब बात ये आती है कि सर यदि कोई कंपाउंड दिया जाए तो हम उससे कहेंगे कि भाई ये कौन सा आइसोमर है, तो ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? स्थान होगा, श्रृंखला होगा या प्रकाश होगा? तो सबसे पहली कंडीशन पहले आप समझो कि यदि 2 कंपाउंड दिया जाए और उस कंपाउंड में आइसोमर बात की जाए तो आप ये 2 कंडीशन पहले फॉलो कराओगे ना। यदि ये 2 कंडीशन फॉलो हो जाती है तब हम कहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं। लेकिन कौन सा आइसोमर है उसके लिए फिर अलग से कंडीशन अप्लाई करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल लिखूं, यहीं पे लिखते हैं, ठीक है। मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, मान लो CH3 CH2
CH2Br। पहला एक एग्जाम्पल ये है, दूसरा एक और लिखते हैं CH3CHBr CH3। ये दो कंपाउंड लिखे, ठीक है। दोनों कंपाउंड लिखने के बाद हमने ये कहा, क्या कहा भाई, कि क्या ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं। तो पहली कंडीशन अणु सूत्र समान होना चाहिए। पहली कंडीशन आपको क्या फॉलो करानी है कि दोनों के अणु सूत्र समान होने चाहिए। तो जब अणु सूत्र समान होंगे तो इसमें आप ध्यान से देखो अणु सूत्र की बात करेंगे तो कार्बन की संख्या 3 है, यानी 3 कार्बन है। हाइड्रोजन की संख्या 3 2 5 2 7 7 हाइड्रोजन है और 1 ब्रोमीन का अणु है। अब यदि इसका अणुभार निकाल सकते हो ना तो निकाल लो, ठीक है। अणु सूत्र समान होना चाहिए तो अणुभार समान हो जाएगा, ठीक है। अणुओं की संख्या इतनी है पहले वाले कंपाउंड में, तो दूसरे वाले कंपाउंड में भी इतनी ही होनी चाहिए। तो देखो ध्यान से, 1 2 3, 3 कार्बन दिख रहा है, का तो हाँ सर दिख रहा है। 3 1 4 और 3 7 हाइड्रोजन दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। और 1 ब्रोमीन दिख रहा है, हाँ। ये कंडीशन तो फॉलो हो गई, मतलब एक कंडीशन तो मिल गया। अब दूसरी बात यह है कि यदि पहला कंडीशन फुलफिल हो गया कि अणु सूत्र समान होना चाहिए, जो हो गया, ठीक है, तो दूसरा कंडीशन भी फॉलो होना चाहिए कि आईयूपीएसी नाम अलग अलग होना चाहिए। आईयूपीएसी नाम क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। यदि आईयूपीएसी नेमिंग की बात की जाए तो इस कंपाउंड की आईयूपीएसी नेमिंग जो होगी वो एन ब्यूटेन एन प्रोपेन लिखोगे। क्या लिखोगे, एन प्रोपेन, यही ना लिखोगे भाई, एन प्रोपेन, यानी नॉर्मल प्रोपेन या 1 ब्रोमो प्रोपेन भी बोला जा सकता है इसे। 1 ब्रोमो, सॉरी नॉर्मल, नहीं सॉरी ये गलती है, ठीक है। नॉर्मल प्रोपेन नहीं बोलेंगे, नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड बोलेंगे, ठीक है। एन प्रोपिल ब्रोमाइड, जो कि ठीक है, आप इसे लिखना चाहें तो एन प्रोपिल ब्रोमाइड, लेकिन ये इसका आईयूपीएसी नाम नहीं है, ये इसका कॉमन नेमिंग है, ठीक है। तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा, 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन, हो गया भाई, 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या है, 1 ब्रोमो प्रोपेन। अब इसका थोड़ा लिखो तो ध्यान से, यदि इसको लिखना चाहोगे तो पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं हम। इसका संरचना सूत्र लिखते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड Br। जब इसका आईयूपीएसी नाम लिखोगे तो क्या लिखोगे, 2 ब्रोमो ब्रोमो प्रोपेन, कब लिख दिया सर, मिला लीजिए। अब थोड़ा ध्यान से देखो, इसका नाम था 1 ब्रोमो प्रोपेन और इसका नाम था 2 ब्रोमो प्रोपेन। क्या ये दोनों जो हैं अलग अलग नाम है, क्या अलग अलग नाम है कि एक ही नाम है। कह दो सर दोनों नाम तो सेम ही है, बस पोजीशन का नाम अलग अलग है। भाई सिंपल सी बात है, यदि एक व्यक्ति का नाम अंकित है, दूसरे व्यक्ति का नाम अंकित है, यदि एक के साथ लिखा है अंकित सिंह और एक के नाम लिखा है अंकित यादव, तो ये बताओ दोनों लोग एक ही हैं क्या, नहीं ना, कुछ तो अलग है, तभी तो अलग अलग नाम हो गए। यहां पे देखो 1 ब्रोमो प्रोपेन और 2 ब्रोमो प्रोपेन, यानी कि दोनों के आईयूपीएसी नाम भी अलग अलग है। तो अब ये 2 कंडीशन फुलफिल हो गए, ये 2 कंडीशन फुलफिल हो गए, तो इसका मतलब यह है कि ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं, ठीक है। लेकिन अब समस्या यह है कि कौन सा आइसोमर, सर स्थान समावयवता है, श्रृंखला समावयवता है या प्रकाश समावयवता है, ठीक है। ये चीजें अलग अलग आनी चाहिए। अब कंडीशन यह है कि सबसे पहली चीज, यदि हम स्थान समावयवता की बात करें कि स्थान समावयवता होने के लिए क्या कंडीशन है, स्थान समावयवता होने के लिए क्या कंडीशन होगी। तो स्थान समावयवता होने के लिए जो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए वो ये है कि पहली कंडीशन तो आप फॉलो कराओगे, अणु सूत्र वाला, ठीक है, अणु सूत्र समान होना चाहिए। पहली कंडीशन फॉलो करा दिया, मतलब तीनों कराओगे ना, मतलब 2 तो जो कॉमन है सब में कॉमन है। उसके बाद आईयूपीएसी नामकरण, आईयूपीएसी नामकरण अलग अलग होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन जिससे ये आइडेंटिफाई होगा कि स्थान समावयवता है वो ये कि ब्रांच, शाखा यानी ब्रांच, उम्मीद है ब्रांच के बारे में तो पता ही होगा, ब्रांच या शाखाएं, शाखाएं या लिविंग ग्रुप यानी छूटने वाले लोग, या फंक्शनल ग्रुप, लिविंग ग्रुप
या फंक्शनल ग्रुप, या कोई फंक्शनल ग्रुप में, जैसे कि यहां पर फिलहाल हम ब्रोमाइड, क्लोराइड, आयोडाइड या फिर फ्लोराइड यूज करेंगे, तो उनकी पोजीशन अलग अलग होनी चाहिए, उनका स्थान अलग अलग होना चाहिए, उनका स्थान अलग अलग होना चाहिए। स्थान क्या होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए, तभी वो स्थान समझौता होंगे। जैसे एग्जांपल में मैंने पहला एग्जांपल दिया था CH3 CH2 CH2 Br, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देते हैं CH3 CH CH3 Br। देखो यहां पर Br की पोजीशन 1 नंबर कार्बन से है और यहां पर Br की पोजीशन कहां है? 2 नंबर कार्बन से है, तो दोनों की पोजीशन अलग अलग है ना, दोनों का स्थान अलग अलग है। यदि दोनों का स्थान अलग अलग है तो इस केस में या इस अवस्था में हम इसे क्या कहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के स्थान समावयवी हैं, समावयवी हैं। क्लियर है बात? बात समझ में आ गई? कह दो हाँ सर बात समझ में आ गई। यदि बात समझ में आ गई तो इसी पे मैं ऐड कर देता हूं कि स्थान समावयवता होने के लिए, स्थान समावयवता होने के लिए मिनिमम, ठीक है, मिनिमम 3 कार्बन की आवश्यकता होती है। 3 कार्बन का समूह होना चाहिए, 3 कार्बन का यौगिक होना चाहिए, तो ये कंडीशन फॉलो होना चाहिए, तब हम जाके कहेंगे कि ये एक दूसरे के स्थान समावयवी हैं। क्लियर है भाई? बोलो। यदि इतनी बातें समझ में आ गई तो अब नेक्स्ट बात करते हैं वो ये कि सर स्थान समावयवता तो पहचान लेंगे, अब बताओ श्रृंखला समावयवता क्या होगा, या श्रृंखला समावयवता कैसे पहचानेंगे? यदि श्रृंखला समावयवता की बात की जाए तो श्रृंखला समावयवता पहचानने के लिए 2 रूल तो कॉमन ही है। पहला अणुसूत्र समान होना चाहिए। दूसरा रूल है हमारे पास IUPAC नामकरण अलग अलग, IUPAC नामकरण अलग अलग। और तीसरा कंडीशन है हमारे पास श्रृंखला समावयवता के लिए जो स्पेशली है, वह नंबर ऑफ कार्बन इन ब्रांच मेन चेन, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन पैरेंट चेन इज डिफर, ठीक है। मतलब हिंदी में कहें तो मुख्य कार्बन श्रृंखला के अंदर, मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन की संख्या अलग अलग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है, अलग अलग होनी चाहिए। कह दो सर एग्जाम्पल दीजिए, जल्दी से एग्जाम्पल ले लो बेटा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं CH3 CH2 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 Br, एक कंपाउंड ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं CH3 होल ट्वाइस CH2 Br, ठीक है। ये 2 कंपाउंड हमारे पास लिखे हुए हैं। सारी कंडीशन फॉलो कराओ। पहली कंडीशन अणुसूत्र समान होना चाहिए। अणुसूत्र क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। और भैया देखते हैं 1 2 3 4 कार्बन,
यानी कार्बन की संख्या कितनी है, 4 है। हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 2 9, हाइड्रोजन की संख्या 9 है और एक ब्रोमीन है, तो अणुसूत्र समान हो ही जाएगा, या अणुओं की संख्या समान हो गई तो अणुसूत्र समान हो जाएगा। यहाँ पे गिन लिया जाए, देखो 2 कार्बन अंदर 2 कार्बन बाहर, यानी कार्बन की संख्या 4 का, तो हाँ सर। हाइड्रोजन 3 अंदर है तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, 8 2 10, यानी कि बॉन्डिंग कहीं गड़बड़ है। अच्छा हाँ, एक बॉन्डिंग यहाँ गड़बड़ है, ठीक है, एक बॉन्डिंग यहाँ गड़बड़ है बेटा, क्योंकि एक इधर से एक इधर से, बाकी 2 गड़बड़ हो जाएगा ना ये बॉन्डिंग। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ से हो जाएगा CH2, ठीक है। तो 3 दूना 6 2 8 1 9 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की संख्या 9 हो गई और एक ब्रोमीन हो गया, यानी अणुसूत्र दोनों में सेम आ गया का, तो हाँ आ गया। तो अब इसका नाम और इसका नाम बताइए, दोनों का नाम बताइए अलग अलग, ठीक है। तो यदि नाम अलग अलग की बात करें तो ध्यान से इसको समझो। यदि मैं इसका नाम लिखूंगा, ठीक है, इसका नाम लिखूंगा तो तुम क्या कहोगे, 1 ब्रोमो ब्यूटेन, 1 ब्रोमो ब्यूटेन का, तो हाँ सर बिल्कुल सही है। इसका नामकरण करेंगे तो क्या आएगा, इसका नामकरण करने से पहले इसका संरचना सूत्र बनाना पड़ेगा। संरचना सूत्र बनाओगे तो क्या आएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br, ठीक है, क्या आएगा Br। अब जब इसका नाम करोगे तो इसका नाम आएगा 1 मेथिल, नहीं सॉरी काउंटिंग वहाँ से 1 2 3, 2 मेथिल या 2 मिथाइल, ठीक है, 1 ब्रोमो प्रोपेन लिख सकते हो, या फिर 2 मेथिल 1 ब्रोमो क्या गड़बड़ है, अच्छा सॉरी, अल्फ़ाबेट ऑर्डर भी फॉलो करोगे ना यार, क्या यार हम, दिक्कत यही हो जाता है। चलिए कोई नहीं, फिलहाल के लिए ये बनाते हैं। तो इसका नाम करके क्या हो जाएगा, 1 नंबर से ब्रोमीन ऐड किया, ठीक है, तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल 3 कार्बन प्रोप, सारे सिंगल बॉन्ड एन, दोनों के IUPAC नाम आप मिलाओ जल्दी से, 1 ब्रोमो ब्यूटेन 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, सेम अणुसूत्र का कंपाउंड था लेकिन IUPAC नाम अलग अलग है। जब IUPAC नाम अलग अलग है तो इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि ये आइसोमर हैं, लेकिन हम बात किसकी कर लें, श्रृंखला समावता की। तो श्रृंखला समावता में मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन की संख्या क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। तो इसमें मुख्य कार्बन श्रृंखला 1 2 3 4 कार्बन की है, कितने की है, 4 कार्बन की है। लेकिन यहीं पे देखो, यहाँ पर जब बात करेंगे तो इसमें मुख्य कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन की है, 3 कार्बन की है। कितने कार्बन की है, 3 कार्बन की, ठीक है। तो कार्बन की संख्या अलग अलग हो गई मेन पॉइंट चेन में। यदि ऐसा होता है तो हम कहेंगे कि ये क्या है, एक दूसरे के चेन आइसोमर है। क्लियर है, ओके बेटा। अब नेक्स्ट और लास्ट इसमें बात कर लेते हैं कि सर एक तो और था ना जिसे आप प्रकाशिक समावयवता कह रहे थे, क्या कह रहे थे, प्रकाशिक समावयवता। यदि प्रकाशिक समावयवता की बात की जाए तो प्रकाशिक समावयवता के लिए आपको कंपाउंड देखने के बाद पहले के 2 कंडीशन तो फॉलो कराने ही हैं, पहले के 2 कंडीशन तो फॉलो कराने ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको एक कंडीशन ये भी फॉलो कराना है, ठीक है। पहला कंडीशन तो जो फॉलो कराओगे, अणुसूत्र क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। दूसरा IUPAC नाम अलग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। और तीसरा जो फॉलो कराओगे वो ये कि कम से कम एक असम्मित कार्बन होना चाहिए, या फिर सीधे सीधे कह दो एक कायरल कार्बन होना चाहिए। एक कायरल कार्बन होना चाहिए। कह दो सर ये कायरल कार्बन क्या होता है सर, ठीक है, कह दो एक कायरल कार्बन होना चाहिए। तो उससे पहले समझना पड़ेगा कायरल कार्बन क्या होता है, ठीक है। कायरल कार्बन किसे कहते हैं सर, पहले ही बताओ, कायरल कार्बन, ठीक है। तो कार्बन की वैलेंसी की बात करें तो कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, कार्बन की 4 संयोजकता होती है, यानी 4 बॉन्ड बनाता है।
यदि कोई कार्बन एटम अपने अगल बगल चारों बॉन्ड एकल बंध में बनाया है और साथ में चारों बॉन्ड से लगे हुए एटम यदि डिफर टाइप के हैं, यानी अलग अलग प्रकार के हैं, तो उस केस में वो कार्बन जो होगा वो कायरल कार्बन कहलाएगा। जैसे मान लो इस कार्बन को हम कायरल कहना चाह रहे हैं, तो उसके चार बॉन्ड चारों एक एक सिंगल बॉन्ड में बने होने चाहिए, बने हुए हैं, और चारों बॉन्ड से अलग अलग ग्रुप या एटम लगे होने चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने CH3 ग्रुप लगा दिया, यहाँ पे मैंने केवल हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पर मैंने फ्लोरीन और यहाँ पर मैंने ब्रोमीन लगा दिए। तो इस कार्बन के चारों बॉन्ड से लगे हुए जो एटम है या परमाणु या समूह है वो अलग अलग है ना, तो उस केस में हम इसे क्या कहेंगे? कायरल कार्बन। ठीक है। अब इस केस में यदि बस आप ये दोनों मिला लिए तो आइसोमेरिज्म हो सकता है, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए यानी प्रकाशिक समझौता के लिए कंपाउंड के अंदर केवल एक चीज आपको देखनी पड़ेगी, वह है कार्बन की कायरलिटी। कम से कम एक कायरल कार्बन होना चाहिए। यदि एक भी नहीं है तो उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो समझ में आ गई तो जल्दी से बताओ, ये कंपाउंड मैं लिख रहा हूं CH3 CH2 C CH3 OH Br, ये कंपाउंड लिखा हुआ है। ये कंपाउंड जो है बताओ कायरल है या नहीं है? ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा? तो सिंपल सी बात है, सब कुछ छोड़ो। ठीक है, कायरलिटी देखना पड़ेगा, कायरल कार्बन कम से कम एक होना चाहिए, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो आप इस कार्बन एटम को देखो तो इसके एक साइड मेथिल ग्रुप, एक साइड एल्कोहलिक ग्रुप, एक साइड ब्रोमीन लगा हुआ है और एक साइड इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो चारों ग्रुप या एटम अलग अलग हैं क्या? कह दो हाँ सर बिल्कुल है। तो यानी ये कार्बन कायरल कार्बन होगा, और यदि ये कायरल कार्बन होगा तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है इतनी बातें? बोलो इतनी बातें क्लियर है? यदि इतनी बातें समझ में आ गई तो अब हम चलते हैं अपने आगे की टॉपिक पर, इसी चैप्टर के अंदर। और इसी चैप्टर के अंदर आगे बढ़ते हुए हम लोग बात करेंगे कार्बोधनायनों का स्थायित्व, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस का मतलब क्या है कि कौन कार्बोकैटायंस ज़्यादा स्टेबल होता है। तो कदो ये बात जानने से पहले कौन सा कार्बोकैटायंस ज़्यादा स्टेबल होता है, उससे पहले ये बताओ कार्बोकैटायंस क्या होते हैं या कार्बोकैटायन कहते किसे हैं। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस की बात करें तो वे धनायन, ठीक है, जिनमें धनावेश कार्बन परमाणु पर स्थित होता है। मतलब धन आवेश यानी वे धनायन, या ये सीधे कह सकते हो वे समूह जिनमें धनावेश कार्बन परमाणु पर उपस्थित होता है, कार्बोधनायन या कार्बोनियम आयन कहलाते हैं। तो जैसे एग्जांपल दो, एग्जांपल समझो, मान लो कोई कंपाउंड है CH3, ठीक है, एक समूह हुआ ना, इस समूह में इस कार्बन के ऊपर प्लस आवेश है, इस कार्बन के ऊपर क्या है? प्लस आवेश है। तो ये क्या कहलाएगा? ये कार्बोनियम आयन कहलाएगा। ठीक है, एक समूह हमारे पास है CH3 CH2, इसके ऊपर भी क्या है? धन आवेश है, तो ये भी क्या कहलाएगा? कार्बोनियम आयन कहलाएगा। क्लियर है? धन आवेश समझ में आ गया। अब धन आवेश में स्टेबिलिटी की बात की जाए तो स्टेबिलिटी के आधार पर यदि इसकी बातचीत की जाए तो जैसा कि आपको एक सीरीज दिखाई दे रहा होगा, उस सीरीज को ये देखा जाए तो उस सीरीज में आप यहाँ देखो कि स्टेबिलिटी का क्रम कुछ इस प्रकार से है। जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है वो बेंजिल या एलिल ग्रुप दोनों सेमी स्टेबिलिटी पे होते हैं, इसलिए इनके बीच ग्रेटर देन का सिंबल नहीं होता है। अब बात ये है बेंजिल ग्रुप क्या होता है। बेंजिल ग्रुप का मतलब है C6H5 सिंगल बॉन्ड से खाली होगा। ठीक है, क्या होगा? सिंगल बॉन्ड से खाली होगा और इस पर एक कार्बन के ऊपर क्या होगा? प्लस आवेश होगा। उसके बाद T का मतलब है टर्सरी या 3 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन। आपका तो 3 डिग्री कार्बन क्या होता है हमको नहीं पता है भैया, तो उसके लिए इसी चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 देखो, वहां पर हमने डिग्री ऑफ कार्बन आपको समझा रखी है। ठीक है, तो जो टर्सरी या तृतीयक कार्बन होता है वो जो होता है वो इनसे कम स्टेबल होता है। 3 डिग्री कार्बन मतलब जैसे ये, ठीक है, इसके ऊपर धनावेश है तो ये 3 डिग्री। 2 डिग्री यानी कुछ इस प्रकार से, ठीक है, उसके ऊपर धनावेश है। और 1 डिग्री यानी आप ऐसे ही कह सकते हो, ठीक है,
इसके ऊपर धनावेश है, और उसके बाद लास्ट में मेथिल ग्रुप। क्या है? मेथिल ग्रुप। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर होती है। सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है बेंजिल, उसके बाद टर्सरी यानी 3 डिग्री कार्बन वाला कंपाउंड, या फिर आप कह सकते हो तृतीयक कार्बन, और उसके बाद द्वितीयक कार्बन, उसके बाद प्राथमिक कार्बन, और उसके बाद मेथिल ग्रुप का। तो इस स्टेबिलिटी का क्या मतलब है, इस स्टेबिलिटी का क्या लेना देना है, ठीक है, इस स्टेबिलिटी का क्या लेना देना है। तो स्टेबिलिटी का मतलब यह है कि जो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो उतना कम रिएक्शन करेगा, ठीक है, मतलब उतना स्लो रिएक्शन करेगा। जो जितना कम स्टेबल होगा उसका रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा, ठीक है। तो रिएक्शन की जो स्पीड है, रेट ऑफ रिएक्शन है, उसको बताने के लिए कि कौन जल्दी रिएक्शन करेगा, उसके लिए स्टेबिलिटी को जानना आवश्यक हो जाता है। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। यदि इतनी बात समझ में आ गई तो नेक्स्ट आगे चलते हैं, ठीक है। अब स्टेबिलिटी की बात तो कर ली हमने कि स्टेबिलिटी ऐसे होती है, लेकिन उस स्टेबिलिटी पर कुछ प्रभाव भी आते हैं। क्या प्रभाव आता है? इस स्थायित्व को उपरोक्त क्रम की व्यवस्था प्रेरक प्रभाव या अनुनाद के आधार पर भी की जा सकती है। मतलब कि जो स्टेबिलिटी है उसकी व्याख्या हम किसके आधार पर कर सकते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरक प्रभाव, इसे क्या कहा जाता है? इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसके आधार पर भी की जा सकती है। और एक प्रॉपर्टी और है जिसका नाम है अनुनाद। क्या नाम है? अनुनाद। इसके आधार पर भी इसकी व्याख्या की जा सकती है कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। अब बात यह आती है कि जब आपके पास -I प्रभाव उत्पन्न करने वाला कोई ग्रुप कार्बोधनायन से जुड़ा होता है, ठीक है। जैसे मान लो कि आपके पास कार्बोधनायन ग्रुप है, ये CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, ये 3 डिग्री वाला है, टर्सरी है। अब ये प्लस चार्ज है ना। अब इसके पास माइनस प्रभाव उत्पन्न करने वाला कोई ग्रुप आके जुड़ जाता है, ठीक है। माइनस प्रभाव उत्पन्न करने वाला कोई ग्रुप आके जुड़ जाता है तो उस केस में कार्बोधनायन का जो स्थायित्व होता है वो घट जाता है। क्या हो जाता है? स्थायित्व क्या हो जाता है? घट जाता है। कौन जुड़ेगा? तो -I इफेक्ट, ठीक है, -I इफेक्ट उत्पन्न करने वाला कोई परमाणु। दूसरा, नेक्स्ट बात करें, यदि इसी परमाणु के साथ +I इफेक्ट उत्पन्न करने वाला कोई परमाणु इसके साथ जुड़ जाता है तो उसका स्थायित्व क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अब कह दो कि सर ये +-I इफेक्ट उत्पन्न कौन करता है, क्या होता है, नहीं पता। तो देखो भाई, इंडक्टिव इफेक्ट ये पूरा जीओसी का हिस्सा है, या क्लास 11 में आपने थोड़ा बहुत डिस्कस किया होगा, ठीक है। तो वहां पर अलग से जब हम जीओसी की बात करेंगे तो डिटेलिंग कर सकते हैं, लेकिन यहां पर डिटेलिंग करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो सामान्य तौर पे बस इतना समझने का प्रयास करो कि +I इफेक्ट उत्पन्न करने वाला जो परमाणु होगा, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन अपनी ओर विड्रॉ करेगा, ठीक है, क्योंकि सबसे पहली चीज क्या है, सॉरी, इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ठीक है। जो +I इफेक्ट उत्पन्न करने वाला जो परमाणु होगा वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन इसको देगा, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी को प्राप्त करेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास प्लस चार्ज है ना। प्लस चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी जो है वो इसके द्वारा पूरी करा दी जाएगी, तो ये स्टेबल हो जाएगा। लेकिन वहीं पर ये माइनस प्रभाव उत्पन्न करने वाला जो परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मतलब इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन कम है, क्योंकि प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बैठा है ना। और ये जो -I प्रभाव उत्पन्न करने वाला परमाणु होगा वह इससे इलेक्ट्रॉन और खींचना चाहेगा। तो जब भाई किसी के पास पैसे की कमी है, उससे और पैसा मांग लिया जाए तो परेशान होवे ना करेगा। ठीक उसी प्रकार से यहां पर भी है, -I प्रभाव और +I प्रभाव, यानी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट एंड नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो स्टेबिलिटी इस प्रकार से, यदि -I प्रभाव उत्पन्न करने वाला कोई ग्रुप कार्बोधनायन से जुड़ जाएगा तो उसकी स्टेबिलिटी और क्या हो जाती है? घट जाती है। लेकिन प्लस प्रभाव उत्पन्न करने वाला यदि कोई समूह कार्बोधनायन से जुड़ता है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, ठीक है। बात समझ में आई? चलो, यदि इतनी बातें समझ में आ गई तो अब हम लोग बात करेंगे इसके अंदर हाउ टू फॉर्म ऑफ हेलो एल्केन्स, ठीक है, या हेलो एल्केन के निर्माण की विधियां। हेलो एल्केन या इसी को क्या कहते हैं? एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड इसका कॉमन नेम है ना। क्या नाम है? कॉमन नेम है। तो अब बनाने की पहली विधि की बात की जाए तो पहली विधि हमारे पास है एल्केन से। किससे बना सकते हैं? एल्केन से। अब एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है? एल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, ठीक है। ये एल्केन है, लेकिन जब हम यहां पे लिखेंगे तो इसको इस फॉर्म में ना लिखकर एल्किल ग्रुप के बारे में आप तो जानते ही होंगे, तो RH के रूप में लिखा जाएगा, जहां पे R का मतलब क्या है? एल्किल ग्रुप, और H, ठीक है। ये लिखा वही है ना, लिखने का तरीका बदल गया बस। जब एल्किल ग्रुप की बात कर लेंगे, R की बात करेंगे, तो R का मतलब क्या है कि एल्केन का सूत्र लिखेंगे बस एक हाइड्रोजन कम करके,
एक हाइड्रोजन कम करके, यानी CnH2n+1 इतना लिखा जाएगा। अब इसी में H जोड़ दिया जाए तो इतना तो है, एक H जोड़ दिया तो ये एल्केन हो जाएगा ना, CnH2n+1 और ये हाइड्रोजन मिला के 2 हो जाएगा ना, हो गया एल्केन। बात समझ में आ रही है? तो अब उस केस में इस फॉर्म में लिखा जाएगा। तो कि इसकी क्या ही आवश्यकता है, इस फॉर्म में काहे लिखोगे, तो इस फॉर्म में लिखने पर रिएक्शन थोड़ा आसानी समझ में आता है, इसलिए लिखा जाता है। क्लियर है? चलो भैया, ये RH यानी एल्केन, एल्केन की अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे कि हेलो एल्केन बनाएंगे, क्योंकि हम बना क्या रहे हैं, हेलो एल्केन ना बना रहे हैं भैया। तो हेलो एल्केन बना रहे हो तो एल्केन की अभिक्रिया हेलोजन के साथ करा दो, यानी X2 के साथ करा दो। X2 के साथ कराओगे तो किस फॉर्म में लिखोगे, X सिंगल बॉन्ड X के रूप में। ठीक है, तो यहां से एक X, यहां से एक X इस H के साथ जुड़ जाएगा और एक X यहां पर जाकर R के साथ जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा RX प्लस HX। ठीक है, कह दो ठीक है सर। एक एग्जाम्पल दे देते हैं, एग्जाम्पल देख लो। यदि आप मेथेन ले लेते हो, CH4 ले लेते हो, तो इसकी अभिक्रिया आप यदि Cl2 के साथ कराओगे, प्रेजेंस ऑफ H न्यू, तो क्या बनेगा तो बनेगा CH3Cl प्लस HCl। ये जो बना वो हेलो एल्केन ही तो है या एल्किल हैलाइड है। नाम क्या होगा सर, इसका नाम होगा क्लोरोमेथेन, क्लोरोमेथेन। बात समझ में आ रही है? इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, क्लोरोमेथेन। वेरी गुड, बात समझ में आ गई, बोलो जल्दी से। ठीक है, क्लोरोमेथेन इसका नाम हो जाएगा। लेकिन अब इसमें एक छोटी सी समस्या है। छोटी सी समस्या क्या है, यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कैसे प्राप्त करेंगे, क्वेश्चन है मेथेन से क्लोरोफॉर्म, क्या क्लोरोफॉर्म। ठीक है, मेथेन से क्लोरोफॉर्म। इसी में एक क्वेश्चन और आता है, कैसे प्राप्त करेंगे, मेथेन से कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोराइड। इसी में एक क्वेश्चन और आता है, कैसे प्राप्त करेंगे, मेथेन से ट्राइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन। ठीक है बेटा, ये 3 क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक, मेथेन से क्लोरोफॉर्म, मेथेन से कार्बन टेट्राक्लोराइड या मेथेन से ट्राइक्लोरोमेथेन। तो इसके अलावा क्वेश्चन नहीं बन सकते, बनने के लिए तो लाखों क्वेश्चन बन सकते हैं, उसका कोई इलाज नहीं। बस मेथड समझ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे सॉल्व किया जाएगा, कैसे हल किया जाएगा। अब इसका सोल्यूशन देखा जाए तो सामान्य तौर पे जो रिएक्शन आपको बता रखी है वही रिएक्शन है, उसके अलावा कोई रिएक्शन नहीं है स्पेशली। ठीक है, मेथेन से क्लोरोफॉर्म, मेथेन से क्लोरोफॉर्म यानी मेथेन हो गया CH4। क्लोरोफॉर्म का मतलब क्या होता है, क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र होता है CHCl3, ये आपको पता होना चाहिए तभी आप बना पाओगे। ठीक है, CHCl3 को हम क्लोरोफॉर्म कहते हैं, या इसी को ट्राइक्लोरोमेथेन भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, ट्राइक्लोरोमेथेन। तो इसकी अभिक्रिया आप क्लोरीन के साथ करा दीजिए, प्रेजेंस ऑफ H न्यू। ठीक है, क्या लिखेंगे, प्रेजेंस ऑफ H न्यू। क्या बन जाएगा, CH3Cl प्लस HCl। ठीक है, ये एक स्टेप में रिएक्शन हुआ, तो पहले स्टेप में जो बनेगा वो होगा क्लोरोमेथेन। क्या होगा, क्लोरोमेथेन या मेथिल क्लोराइड। ठीक है, फिर ये जो मेथिल क्लोराइड बना, इसी की अभिक्रिया फिर Cl2 के साथ करा दीजिए, प्रेजेंस ऑफ H न्यू। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ H न्यू, तो आपको मिल जाएगा CH2Cl2 प्लस HCl। उम्मीद है टूट कैसे रहा पता होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक क्लोरीन यहाँ से टूट के निकलेगा, HCl बना लेगा और दूसरा वाला क्लोरीन उसके साथ जुड़ जाएगा। ये जो बना आपके पास, ये जो कंपाउंड बना, इसका नाम है डाइक्लोरोमेथेन, डाइक्लोरोमेथेन। उसके बाद ये जो डाइक्लोरोमेथेन प्राप्त हुआ,
CH2Cl2, इसकी अभिक्रिया Cl2 के साथ आप कराओगे तो Cl2 के साथ अभिकृत कराने पर आपको मिल जाएगा CHCl3 प्लस HCl। क्या कब्बे से यही बनाने का प्रयास कर रहे थे? इसी को कहते हैं क्लोरोफॉर्म, इसी को कहते हैं क्लोरोफॉर्म, या इसी को कहते हैं हम ट्राइक्लोरोमेथेन। क्या कहते हैं? ट्राइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन। क्लियर है? सॉरी, ट्राइक्लोरोमेथेन। अब रही बात कि ट्राइक्लोरोमेथेन यदि मिल गया सर तो Cl2 के साथ अभिक्रिया कराओगे तो अभिक्रिया कराने पर आपको जो कंपाउंड मिलेगा उसका नाम होगा CCl4 प्लस HCl। और ये जो CCl4 प्लस HCl मिला इसे कार्बन टेट्रा क्लोराइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड, जो आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ना। कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4, ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहां पर है। इतनी बातें समझ में आ गई? बोलो भाई, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है तो आगे चलते हैं, और आगे चलते हुए थोड़ा सा इस रिएक्शन के बारे में जानकारी लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है? इसमें पहली बात कि यदि जो रिएक्शन अभी आप सीख के आए हो, ठीक है, एल्केन से हेलो एल्केन कैसे बनाएंगे, उस रिएक्शन में यदि आप रिएक्शन का तापमान बढ़ा देते हो, ठीक है, और इन उत्प्रेरक की उपस्थिति में, कौन कौन सा है? CuCl2 या FeCl? FeCl3 है, सॉरी, ठीक है, FeCl3 होना चाहिए, टाइपिंग एरर हो गया है यहाँ, ठीक है। FeCl3 इत्यादि की उपस्थिति में इन अभिक्रियाओं की गति बढ़ जाती है। यानी इन उत्प्रेरक की उपस्थिति में यदि अभिक्रिया का ताप बढ़ाते हो तो अभिक्रिया की गति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, यानी रिएक्टेंट जल्दी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज, I2 की अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है, मतलब यदि आप क्लोरीन के जगह उसकी अभिक्रिया I2 से कराते हो, ठीक है, तो उस केस में आइडो फॉर्म बनेगा, ब्रोमीन से कराओगे तो ब्रोमो फॉर्म बनेगा। ठीक है। अब उस केस में जैसा कि Cl के साथ कराए तो क्लोरोफॉर्म बन रहा था ना, ठीक उसी प्रकार से यदि I2 से कराओगे, आयोडीन के साथ कराओगे तो आइडो फॉर्म बनेगा, यदि वहीं पर ब्रोमीन के साथ कराओगे तो ब्रोमो फॉर्म बनेगा। ठीक है। अब उस केस में यदि I2 की अभिक्रिया कराते हो तो I2 की अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है। उत्क्रमणीय क्या होता है भैया? उत्क्रमणीय का मतलब ये होता है कि आपने रिएक्टेंट को रिएक्ट कराया, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ। किस में कन्वर्ट हुआ? प्रोडक्ट में। ठीक है। लेकिन प्रोडक्ट बन ही रहा था और कुछ मात्रा में बना था, तब तक कि प्रोडक्ट वापस किस में कन्वर्ट होने लगा? रिएक्टेंट में। तो ऐसे रिएक्शन को उत्क्रमणीय या रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है। तथा अभिक्रिया में मुक्त हुए HI को, ठीक है, क्योंकि जैसे HCl निकल रहा था, यहां पर जब रिएक्शन कराओगे तो क्या मिलेगा? HI। ठीक है। जब HI को ऑक्सीकारक की सहायता से अपघटित कराने पर अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय हो जाती है। मतलब यदि आपको इसकी अभिक्रिया उत्क्रमणीय नहीं करानी है, आपको रिएक्शन स्टॉप कराना है, तो आप केवल क्या करेंगे कि जो HI बना हुआ है उसी HI को ऑक्सीकारक की सहायता से क्या कर दीजिए? अपघटित कर दीजिए, यानी तोड़ दीजिए। जब आप उसे तोड़ दोगे तो उस केस में क्या बन जाएगा? तो उस केस में वो अभिक्रिया क्या हो जाएगा? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया हो जाएगी। कदू सर एग्जाम्पल दे देते तो मजा ही आ जाता। आओ भैया एग्जाम्पल देख ही लेते हैं। सबसे पहली चीज, यदि मान लो आपने मेथेन लिया, मेथेन की अभिक्रिया I2 के साथ कराई, तो I2 के साथ जब अभी कराओगे तो ये क्या रहेगा? उत्क्रमणीय अभिक्रिया रहेगा ना। CH3I बनेगा प्लस क्या बनेगा? HI। क्या बनेगा? HI। ये अभिक्रिया उत्क्रमणीय है। लेकिन इस अभिक्रिया में जो ये HI बना हुआ है, ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड बना हुआ है, यदि हाइड्रोजन आयोडाइड को ऑक्सीकारक के साथ, ऑक्सीकारक के रूप में यहां पर जो आप लोगे, ऑक्सीकारक के रूप में यहां पर आप जो लोगे HiO3, क्या लिया जाएगा? HiO3। ठीक है। उस HiO3 ये आपका ऑक्सीकारक है। क्या है? ऑक्सीकारक है। इस ऑक्सीकारक के साथ जब आप इसे रिएक्ट कराओगे तो रिएक्ट करने के बाद ये I2 प्लस H2O में टूट जाएगा। I2 प्लस H2O में टूट जाएगा। जब ये I2 प्लस H2O में टूट जाएगा तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसके साथ मतलब HI को आप ऑक्सीकारक के साथ अपघटित कर दिए, तोड़ दिए, तो ये
जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वह रिवर्सिबल रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब उत्क्रमणीय अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय हो जाती है। अब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के साथ प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बनेगा, केवल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना और यहीं पर अभिक्रिया समाप्त हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई इतनी? यहां तक कोई दिक्कत? यदि यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो यही बात यहां पर लिखी हुई है। ठीक है, कि I2 की अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है तथा अभिक्रिया में मुक्त हुए HI को किसी आक्सीकारक की सहायता से अपघटित कराने पर अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय हो जाती है। अनुत्क्रमणीय होने का मतलब कि रिएक्शन एक बार रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना लिया तो अब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बनेगा। ठीक है, उम्मीद है इतनी बातें समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट यदि बात करें तो नेक्स्ट बात हमारा, फिर हम एक विधि पढ़ेंगे जिस विधि में हम लोग हेलो एल्केन बनाएंगे। तो वो विधि किससे बनाएंगे सर? तो एल्कीन से बनाएंगे। किससे बनाएंगे? एल्कीन से। एल्कीन से क्या बनाएंगे? हेलो एल्केन। ठीक है, एल्कीन से क्या बनाएंगे? हेलो एल्केन। अब एल्कीन से हेलो एल्केन बनाने की पहली विधि है एल्कीनों पर HX। HX मतलब हेलोजन अम्ल। हेलोजन अम्ल में क्या क्या हो सकता है सर? HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, HI हो सकता है। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी ले लीजिए कि योग से भी हम एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन बना सकते हैं। यह अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन्स ने ही योग अभिक्रिया है। कदो इलेक्ट्रॉन्स ने ही योग अभिक्रिया क्या होती है? जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ने ही योग अभिक्रिया मतलब जिनमें कि इलेक्ट्रॉन के कारण अभिक्रिया होती है। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन के साथ ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। सॉरी, कदो ठीक है सर। यदि ऐसी बात है तो कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं। एग्जाम्पल देखो, एल्किन लेते हैं, CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये क्या है? एल्किन ही तो है। इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराओगे? HX के साथ कराओगे। किसके साथ? HX के साथ। तो क्या होगा? यहां से ये डबल बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा और डबल बॉन्ड ब्रेक करने के बाद हाइड्रोजन यहां एक जगह पहुंच जाएगा और हेलोजन दूसरे जगह। तो जाके क्या बनेगा? CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 और यहां पर X लग जाएगा। ठीक है, या ये ऐसा भी बन सकता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड X। ठीक है, तो ठीक है सर, बहुत आसान सा है। कुछ और बढ़िया एग्जांपल लेते हैं, कुछ और बढ़िया एग्जांपल ले लेते हैं। अब हम एक रिएक्शन लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसकी अभिक्रिया HCl के साथ कराई जाएगी। तो HCl में Cl यहाँ पहुँच जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पहुँच जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा यहाँ से। तो क्या बनेगा भाई? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2Cl बन गया क्या? हेलो एल्केन। कह दो हाँ सर, हेलो एल्केन बन गया। लेकिन यहाँ पर यदि इस अभिक्रिया की बात की जाए तो ये अभिक्रिया में आप देखोगे तो 2 कार्बन है और दोनों कार्बन के पास 2-2 हाइड्रोजन की संख्या है। लेकिन यदि इसी रिएक्शन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाए और उस केस में यदि एक एल्केन मैं इस प्रकार का बनाऊं कि CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये R की जगह कुछ भी हो सकता है, 1 कार्बन हो सकता है, 2 कार्बन हो सकता है, 10 कार्बन हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसकी अभिक्रिया मैं यदि HX के साथ कराऊं, HX के साथ कराई जाए, ठीक है, तो इसकी अभिक्रिया HX के साथ कराओगे तो उस केस में हाइड्रोजन उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन की कमी होगी। तो जिन 2 कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड बना है, उन दोनों कार्बनों में से देखो हाइड्रोजन किसके पास कम है? तो सेकंड वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या कम लग रही है। जब सेकंड वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या कम लग रही है तो ये हाइड्रोजन यहां से निकलेगा और यहां पहुंच जाएगा। ठीक है, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा। अब ब्रेक होने के बाद R सिंगल बॉन्ड CH2, अब डबल बॉन्ड ब्रेक हो चुका है तो सिंगल बॉन्ड बनेगा और CH2 सिंगल बॉन्ड X ये बन जाएगा। ये अभिक्रिया जिस विधि से होती है उस नियम का नाम है मार्कोनी-काफ नियम। मार्कोनी-काफ का नियम ठीक है, मार्कोनी-काफ का नियम। इस नियमानुसार यह अभिक्रिया होती है। अब मैं एक क्वेश्चन यहीं पे दे देता हूं आपको, एक क्वेश्चन समझने के लिए कि यदि आपसे कहा जाए कि आप कैसे प्राप्त करेंगे
प्रोपीन से वन ब्रोमो प्रोपेन, यानी आप कैसे प्राप्त करेंगे प्रोपेन से 1 ब्रोमो प्रोपेन। यदि आपसे कहा जाए कि प्रोपेन से 1 ब्रोमो प्रोपेन बनाइए तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोपीन यानी 3 कार्बन का कंपाउंड CH3 सिंगल बॉन्ड, प्रोपीन में डबल बॉन्ड की पोजीशन नहीं दी है तो यहां से गिनोगे तो भी 1 नंबर, यहां से गिनोगे तो भी 1 नंबर, यानी कि कहीं भी आएगा 1 नंबर ही आएगा। तो ये बन गया हमारा प्रोपीन। कह दो हाँ सर बन गया। अब प्रोपीन की अभिक्रिया ब्रोमो चाहिए तो आपको हैलोजन अम्ल कौन सा लेना पड़ेगा, ब्रोमीन वाला लेना पड़ेगा, तो HBr ले लेंगे। इसकी अभिक्रिया कराओगे तो हाइड्रोजन वहां जाएगा जिसके पास, सॉरी हाँ, हाइड्रोजन उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम है, हाइड्रोजन की संख्या कम है, तो क्या बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2Br। बात समझ में आई, बोलो सॉरी, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br। ये बनेगी, ठीक है, ये बन जाएगा। इसका नाम क्या होगा भैया, तो नाम आपको पता है, 1 नंबर से ब्रोमीन जुड़ा हुआ है तो 1 ब्रोमो प्रोपेन बोल सकते हैं यार आसानी से, 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन बोला जा सकता है। क्लियर है, 1 ब्रोमो प्रोपेन बोला जा सकता है, ठीक है क्लियर। तो जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है, यदि द्विबंध असम्मित हो तो अभिक्रिया मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार होती है। असम्मित का मतलब क्या है, जिन दो कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, ठीक है, उनके पास हाइड्रोजन की संख्या अलग अलग हो, तब अभिक्रिया मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार होती है। और वहां यही अभिक्रिया आपको मैंने अभी जस्ट अभी एग्जाम्पल में आपको दिया, ठीक है। ये किसके अकॉर्डिंग हुई थी, मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार हुआ था, ठीक है। चलो, यदि यहां तक बात समझ में आ गई तो अब बात करते हैं कि असम्मित एल्केन पर HBr का योग बेंजाइल परऑक्साइड की उपस्थिति में या किसी भी परऑक्साइड की उपस्थिति में, ठीक है, उपस्थिति में कराते हैं तो उत्पाद मार्कोनिकॉफ के नियम के विपरीत होती है। जो उत्पाद होगी वो किसके नियम के विपरीत होगी, मार्कोनिकॉफ के नियम के विपरीत होगी। इसे खैरस प्रभाव कहते हैं। कह दो खैरस प्रभाव क्यों कहते हैं, खैरस एक साइंटिस्ट का नाम है और उस साइंटिस्ट ने इस प्रभाव को देखा था, इसलिए उस साइंटिस्ट के नाम पर ही इसे खैरस प्रभाव या पराऑक्साइड प्रभाव के नाम से जाना जाता है। कह दो एग्जाम्पल दीजिए सर, एग्जाम्पल देखो बेटा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr अभिक्रिया कराओगे किसके उपस्थिति में, बेंजाइल परऑक्साइड या पराऑक्साइड की उपस्थिति में, पराऑक्साइड की उपस्थिति में, ठीक है, पराऑक्साइड की उपस्थिति में क्या हो जाएगा। अब उस केस में हाइड्रोजन उस कार्बन के पास जाएगा, मतलब प्लस चार्ज वाला उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी। तो इन दोनों में हाइड्रोजन की संख्या इस वाले कार्बन के पास ज्यादा है और ब्रोमीन वहां जाएगा जहां पर कार्बन की संख्या, उस कार्बन के पास जाएगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। तो उत्पाद क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहां से Br जोड़ दीजिए, सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड CH3, ये बन जाएगा, ठीक है। अब कोई पूछे इस कंपाउंड का नाम क्या है तो इसे कहेंगे 2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन। कहते सर आप हमेशा 3 ही कार्बन ले रहे हो, 3 ही होंगे क्या, नहीं 3 नहीं, 4 5 6 8 10 कुछ भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, इतनी बातें समझ में आ गई, कह दो हाँ सर समझ में आ गई। यदि यहां तक बात समझ में आ गई तो एक क्वेश्चन छोटा सा लिखते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं और उस क्वेश्चन को यहीं पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो, क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ टू फॉर्म 1 ब्यूटीन या ब्यूटीन से 2 ब्रोमो ब्यूटेन, ब्यूटीन से 2 ब्रोमो
ब्यूटेन। ठीक है, क्या बनाएंगे? ब्यूटीन से 2 ब्रोमो ब्यूटेन, या आप चाहो तो इसे लिख सकते हो 1 ब्यूटीन से, या ब्यूटीन 1 से 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, कैसे बनेगा भाई? यदि कैसे बनने की बात की जाए तो पहले ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन आपको पता होना चाहिए। ब्यूटीन मतलब 4 कार्बन, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपके पास है ब्यूटीन का सूत्र। ठीक है, किसका सूत्र है? ब्यूटीन का। ब्यूटीन के इस सूत्र की इसकी अभिक्रिया HBr के साथ कराइए, प्रेजेंस ऑफ पराऑक्साइड, पराऑक्साइड। ठीक है, पराऑक्साइड। तो उस केस में अब ऐसी अवस्था में जब पराऑक्साइड के साथ करा दिया तो मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार कार्य होना चाहिए, तो मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार नियम के विरुद्ध कार्य होना चाहिए। तो उस केस में हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? उस कार्बन के पास जहां पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी, और ब्रोमीन या निगेटिव वाला आयन कहाँ जाएगा? उस कार्बन के पास जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। तो बनेगा क्या? बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHBr सिंगल बॉन्ड CH3। अब बात ये आती है कि सर हमको चाहिए क्या था? 2 ब्रोमो ब्यूटेन। थोड़ा ध्यान से देखो, इसका यूपीएससी नामकरण करो। 2 ब्रोमो ब्यूटेन है क्या? 1 2 3 4। ठीक है, कह दो हाँ सर, ठीक दिख रहा है। 2 नंबर पे ब्रोमीन है तो 2 ब्रोमो, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन दिख रहा है। इसे आइसो भी लिखा जा सकता है। ठीक है, क्या लिखा जा सकता है? आइसो। ठीक है, क्लियर? और ये 2 डिग्री या द्वितीयक ब्रोमोब्यूटेन भी इसी को कहा जाता है। तो अच्छी बात है सर। अब नेक्स्ट थोड़ी सी एक्स्ट्रा बातें इसके अंदर कर लेते हैं। पराऑक्साइड प्रभाव केवल HBr के साथ होता है, HCl और HI के साथ नहीं होता है। किसके साथ होता है? केवल HBr के साथ होता है, HCl और HI के साथ नहीं होता है। उसके साथ साथ अब बात आता है कि पराऑक्साइड होता क्या है। कब्बे कब्बे का सुना जा रहा है कि पराऑक्साइड 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 होता क्या है। देखो भाई, सिंपल सी बात है, यदि कोई भी यौगिक है, कोई भी यौगिक है, उस यौगिक को पराऑक्साइड कहा जा रहा है तो उसके अंदर मिनिमम 2 गुण होंगे। पहला गुण ये होगा कि उसमें मिनिमम ऑक्सीजन के 2 अणु होने चाहिए, ऑक्सीजन के 2 परमाणु होने चाहिए, मतलब ऑक्सीजन का 1 अणु यानी O2 होना चाहिए। ठीक है, और ये दोनों ऑक्सीजन अणु, मतलब ये दोनों ऑक्सीजन परमाणु जो अणु के रूप में वहां उपस्थित हैं, एक दूसरे से एकल बंध से जुड़े होने चाहिए, एक दूसरे से एकल बंध से जुड़े होने चाहिए। आप सबको पता है ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है तो एक एग्जांपल लेते हैं H2O2। ठीक है, H2O2, यहां पर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड, दोनों साइड वैलेंसी खाली है, हाइड्रोजन जोड़ दीजिए तो ये बन गया H2O2। इस कंपाउंड में 2 ऑक्सीजन एटम है, हाँ दिख रहा है, और दोनों एक दूसरे से एकल बंध द्वारा जुड़े हैं। तो उस केस में, इस अवस्था में हम ये कहेंगे कि ये ऑक्सीजन ये पराऑक्साइड है। और कोई कहेगी ये कौन सा पराऑक्साइड है, तो इसे कहेंगे हाइड्रोजन पराऑक्साइड है। क्या है? हाइड्रोजन पराऑक्साइड है। क्या है? हाइड्रोजन पराऑक्साइड है। इसके साथ साथ कोई और एग्जांपल की बात कर लें तो आप ले सकते हैं Na2O2, इसे सोडियम पराऑक्साइड कहा जाता है। Na सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Na, ये लिखा जाता है और इसे क्या बोला जाता है? इसे सोडियम पराऑक्साइड बोला जाता है। क्लियर है इतनी बातें? बोलो भाई, किसी को कोई दिक्कत है तो जल्दी जल्दी बताए, नहीं दिक्कत है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यदि कोई दिक्कत नहीं है तो नेक्स्ट बात करते हैं एल्कोहल से। ठीक है, कि हम एल्कोहल से कैसे हेलो एल्केन को बना सकते हैं। एल्कोहल से हेलो एल्केन की बनाने की बात करें तो उससे पहले कुछ बेसिक बातें हैं जो जान लेते हैं। एल्कोहल को एल्किल हैलाइडों में परिवर्तित करने के लिए बहुत सारी विधियां हैं या निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जा सकता है। पहली विधि बात करें, हैलोजन अम्लों की क्रिया से इस अभिक्रिया में एल्कोहल की सक्रियता का क्रम इस प्रकार होती है। मतलब हैलोजन अम्ल की अभिक्रिया यदि हम कराकर, हैलोजन अम्ल की अभिक्रिया कराकर एल्कोहल प्राप्त करते हैं तो उस केस में तृतीयक एल्कोहल जो होगा वो जल्दी अभिक्रिया करेगा, द्वितीयक उससे कम करेगा और प्राथमिक एल्कोहल सबसे लेट में अभिक्रिया करेगा। लेट में करेगा लेकिन करेगा। ठीक है, उसकी रिएक्टिविटी स्लो होगी लेकिन रिएक्शन होगा। ठीक है, अब बात ये आती है कि सर तृतीयक एल्कोहल क्या होता है, द्वितीयक एल्कोहल क्या होता है और प्राथमिक एल्कोहल क्या होता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात समझो, यदि आपके पास 3 डिग्री वाला कार्बन है, जैसे ये कार्बन आपके पास देखो, ये जो कार्बन है 3 डिग्री है और इसकी एक वैलेंसी खाली है, तो यहाँ पर OH जोड़ दिया जाए तो ये एल्कोहल तो हो ही गया ना,
OH समूह उपस्थिति के कारण एल्कोहल हो गया। लेकिन ये 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो इसलिए हम इसे तृतीयक एल्कोहल कहेंगे। क्या कहेंगे? तृतीयक एल्कोहल कहेंगे। वहीं पर 2 डिग्री कार्बन से यदि OH समूह लगा होगा, 2 डिग्री कार्बन से OH समूह लगा होगा तो ये द्वितीयक एल्कोहल कहलाएगा। और 1 डिग्री कार्बन से यदि OH लगा होगा तो ये प्राथमिक एल्कोहल कहलाएगा। अब बात ये आती है कि सर इसकी अभिक्रिया किस प्रकार से होगी, तो देखो ध्यान से समझो कि आप एल्कोहल से कैसे बना सकते हो। क्या एल्कोहल से बनाओगे भैया? आपको हेलो एल्केन बनाना है। तो पहला स्टेप यानी पहली विधि हम बात कर लें सीधे सीधे, एल्कोहल की अभिक्रिया हैलोजन अम्ल से कराकर, हैलोजन अम्ल से कराकर। आप HCl ले सकते हो, HBr ले सकते हो, HI ले सकते हो, तीनों में से कोई भी ले सकते हो। सामान्य तौर पे तीनों के साथ अभिक्रिया होती है। यहाँ से H और OH बाहर हो जाएगा, यहाँ से H और OH बाहर हो जाएगा और RCl आपस में जुड़ जाएंगे तो ये RCl प्लस HOH या इसी को कहते हो H2O। ये जो बना आपके पास RCl, यही क्या है? यही क्या है भाई? यही आपके पास एल्किल हैलाइड है, ठीक है, या हेलो एल्केन है, ठीक है। क्या है? हेलो एल्केन है। यानी ROH प्लस HCl गिव राइज टू RCl प्लस HOH का। तो ठीक है सर, कोई और एग्जांपल दीजिए। तो एग्जांपल में ले लेते हैं CH3CH2OH। आपके पास एथिल एल्कोहल है। एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया यदि HBr के साथ आप कराओगे, HBr के साथ कराओगे तो उस केस में HOH बाहर हो जाएगा, आपको मिल जाएगा CH3CH2Br यानी एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड, ठीक है। तो उम्मीद है आपको एल्कोहल बनाने की इतनी विधियां समझ में आ गई होंगी। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेके आएंगे कुछ और विधियां एल्कोहल बनाने की, उसके साथ साथ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।